नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिटर्न ऑफ स्पेक्टर। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान की पकड़ मजबूत होती चली जा रही है, एक तो ये जानेंगे। दूसरा आर्टिकल हम बात करने वाले हैं कि हमारी जीडीपी की बजाय अब हमें थोड़ा सा स्विच करके एचडीपी की तरफ जाने की ज़रूरत है, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट पे फोकस किया जाए। आर्टिकल को लिखा है रिशाद प्रेम जी के द्वारा। विप्रो के ये आप देख सकते हो एक चेयरमैन है, राइट? तो देखेंगे इस आर्टिकल को। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वी द पीपल मिस आवर हाउस। प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के ये आर्टिकल है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेन पेज पे हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, पर उसमें जो प्रीवियस लगभग 8 या 10 ऐसे सेशंस के बारे में बात की थी जहां पर डिसरप्शन था। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। क्या यही एनविसाज किया था हमारे फोर फादर्स ने? देखेंगे इस आर्टिकल को। बाकी जो भी आर्टिकल्स हैं एक बार आप खुद से देखोगे, थोड़ी थोड़ी समरी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल आर जीडीपी नीड्स द एचडीपी। यह आर्टिकल लिखा है रिशाद प्रेम जी ने। देखो, राइटर जो हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे ऑनर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब से विप्रो के चेयरमैन के तौर पे मिली है तब से मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पर साथ साथ में मुझे जब भी मैं नज़र डालता हूँ मेरे कंट्री के लोगों पर, ठीक है, कि एक तरफ जहाँ पर हम ट्रिमेंडस पोटेंशियल रखते हैं टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने में, या फिर आप कह सकते हो कि फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट देखने को मिलता है, पर इसी से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में देखूं तो बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन भी है, तो इनइक्वालिटीज़ भी लगातार बनी हुई है। डेप्रिवेशन का मतलब बहुत से लोगों को एक्सेस नहीं अवेलेबल है बेसिक नीड्स के लिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। आज तो चलो पेंडेमिक है, बट पेंडेमिक से पहले भी हमारे यहाँ पर अगर मीडियन हाउस होल्ड इनकम की बात करें ना, ओवरऑल एक एवरेज अगर निकाला जाए, ठीक है, तो एक हाउस होल्ड की इनकम इंडिया में निकल के आ रही है 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनको एक दिन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब पर पर्सन पर डे, ओके, 125 रुपये मिल रहे हैं। 15,000 रुपये इनकम के हिसाब से अगर देखें तो आप देख सकते हो क्या पर डे पर पर्सन के हिसाब से 125 रुपये में वो अपनी फूड, क्लोथ, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फेस्टिव्स, इन सारी चीज़ों को फुलफिल प्रॉपरली कर पाता होगा। ये चीज़ जो है बोले ये सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो फैमिलीज़ हमारी यहाँ पर रियल सेंस में, ये तो हमने मीडियन लिया, बट रियल सेंस में अगर देखो जो गरीबी से नीचे रह रहे हैं, बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेवर होती चली जा रही है। लगभग 300 मिलियन ऐसे इंडियंस हैं जो कि हमारे यहाँ पर टोटल हायरार्की का जो बॉटम 25% है ना, इकोनॉमिकली देखा जाए, उस 25% में आती है। अब आप देख लो 300 मिलियन लोग बॉटम में। अब इसमें उनकी लाइवलीहुड अर्न करने की अगर लेवल देखी जाए तो वो 8500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अर्न करते हैं। इसका मतलब हो गया 70 रुपीज़ पर डे पर पर्सन, जो कि एवरेज से कितना कम हो गया। पहले 125 था, वो अब क्या हो गया यहाँ पर 125। पहले का मतलब जो हमने मीडियन इनकम निकाली थी, अब हम बात कर रहे हैं बॉटम 25%। और बॉटम 10% की बात करो तो वहां पर तो देखो बहुत ही बुरा हाल है। गट रेंचिंग, दैट मीन अपसेटिंग डेटा हमें मिलता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाला डेटा हमें वहां पर मिलता है। और रही सही में इस पेंडेमिक ने और ज़्यादा इकोनॉमिक डिवेस्टेशन कर दिया है। तो ये एक डेटा है ना, ये डेटा क्या है, आपको जब कभी भी इंडिया में इनकम वाइज गरीबी दिखाने की बात आए कि इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा है, या फिर जो बॉटम फैमिलीज़ हैं या एवरेज इनकम है वो कितनी है इंडिया की, तो इस चीज़ को लेकर के हमें यहाँ पर ये डिटेल दे रहे हैं कि हम एक तरफ तो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, पर रियल में क्या जीडीपी हमें शो करती है कि वाकई में कितने लोग यहाँ पर खुश रह पा रहे हैं। जब भी आप जीडीपी के बारे में देखते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें उसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं कि इसमें एक तो इनइक्वालिटीज़ कितनी है किसी को पता नहीं है। मान लो एक कंट्री में 1000 लोग रहते हैं, उन 1000 लोगों में से 10 जने हैं वो पूरी कंट्री की जीडीपी के 90% को ऑक्यूपाई करते हैं, और बचे हुए जो 990 जने हैं वो केवल 10% जीडीपी के हिस्से को ऑक्यूपाई करते हैं। तो आप देखो
ओवरऑल जीडीपी तो आप क्या करोगे, अरे वाह 100% जीडीपी है, बहुत बढ़िया है। पर रियल सेंस में क्या रहा है कि 10 जनों के पास में 90% जीडीपी का हिस्सा है, जबकि जो बचे हुए 990 इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में क्या है जीडीपी का, केवल बेयरली 10%। तो ये इनइक्वालिटीज को जीडीपी एक्सपोज नहीं करती है कि कितनी ज़्यादा असमानताएं हैं समाज में, राइट। तो ऐसे में एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और एक दूसरी तरफ आ जाती है सोशल इनइक्वालिटीज। अब देखो कि इक्विटी की आप तो बात कर चुके हो, इनइक्वालिटी या फिर आप कह सकते हो इनइक्विटी, राइट। अब इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा आप मानो कि इक्वालिटी का मतलब तो कि किसी का पेट भरा हुआ है या बिल्कुल खाली पेट हो दूसरे इंडिविजुअल का, उनको आप सेम आप प्लेट प्रोवाइड करो खाने के लिए। अब भाई भरा हुआ पेट है उसको आप खाने की प्लेट भरी हुई दे रहे हो, और जो बिल्कुल खाली पेट वाला उसको भी उतना ही खाना दे रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी वाली चीज़ होगी। जो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है उसको आप खाना दे करके खाना वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया कि जो भूखे लोग हैं अगर उनकी आप हेल्प कर दो, और जिनकी पेट ऑलरेडी भरी हुई है तो उन लोगों को आप कह दो कि भाई एक बार हम इन गरीबों का ध्यान रखेंगे जो भी अभी वीकर सेक्शन है। तो इससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे फिर बाद में आप ये सिस्टम में सोसाइटी के अंदर इक्विटी प्रमोट करना शुरू कर देते हो। अब ये जो ऊपर हमने इकोनॉमिक गैप देखे, इनमें न तो हमें ये पता पड़ रहा है कि जेंडर इनजस्टिस कितना हो रहा है, कास्ट इनजस्टिस कितना प्रेवलेंट है, रीजन वाइज भी देखो कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा वीकर हैं। तो हमें यहाँ पर 1947 से लेकर अभी तक अगर देखें तो हम ऑलमोस्ट 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो ऐसे में अभी तक भी इंडिया को बिल्ड करना, इंडिया को क्रिएट करना या आप स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ एनविसाज की हुई है कि हम कैसा इंडिया चाहते हैं। तो प्रोग्रेस को देखें तो हमें इन इनइक्विटीज़ को एक तरफ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें जीडीपी में एक और चीज़ एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत है, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट। कि हम जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, इसकी बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट पे भी फोकस करना शुरू कर दें, तो बोला उससे एक्चुअल में हमें जो गेन चाहिए वो हो पाएगा। तो जीडीपी प्लस एचडीपी, तब जाकर के रियल फैक्ट जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि इंडिया किस स्टेज पे स्टैंड करता है। तो राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं कुछ मेजर्स बता रहा हूँ, कुछ वाइटल मेजर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, अगर उनको भी ले लेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ और भी बताए जाएं, पर मेरा सोचना यह है कि कम से कम ये जो मैं बता रहा हूं इन पर तो हम काम कर ही सकते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो राइटर यहां पे, या पैरामीटर है जो राइटर यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होगा वो देखो, फर्स्ट इसका पिलर होगा दैट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जो फीमेल्स हैं उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। इसमें देखो अभी हम देखें तो 11% से लेके 22% के बीच में ये वेरी करता है। तो बोले ये बहुत ही ज़्यादा कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट हम इंश्योर करना चाहते हैं तो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंश्योर हो, साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट भी तभी हो पाएगा क्योंकि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 50% तो फीमेल्स हैं। अगर आप उनको एम्पावर नहीं करोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला केस ये। दूसरा ये बता रहे हैं पैरामीटर कि आप जेंडर इनकम पैरिटी लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि एक काम के लिए मेल को ज़्यादा पैसा मिलता है और उसी काम के लिए फीमेल को कम पैसा मिलता है। ये चीज़ हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में भी दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में दोनों के कंपैरिजन में आप देखो तो वहाँ पर गैप कम होने चाहिए, ठीक है। अभी जहाँ पर मेन और विमेन की अगर बात करें ना सैलरी की, तो मैन को जितनी सैलरी मिलती है उसके 75% तक मिलती है वुमेन को। तो ये चीज़ हमें इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा कम पेमेंट करोगे किसी भी जॉब के लिए, मान लो एक मैन के कंपैरिजन में फीमेल को आप पेमेंट कम देते हो तो फीमेल वैसे डिस्करेज हो जाएगी जॉब करने के लिए। तो आपको एनकरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेमेंट इक्विटी लानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब सिंपल होता है कि उम्र के हिसाब से एक बच्चे की हाइट का बढ़ना। एक स्टंटिंग अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हो कैटेगरी है। इसको अगर हम कंसिडर करें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो हमारे यहाँ पर जो खाने में जो भी प्रॉब्लम है ना, चाहे आप पब्लिक हेल्थ की बात कर लो,
कि आप कैसे हेल्थ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, या फिर जो लोगों में न्यूट्रिशनल स्टेटस है, खाने पीने के अंदर कितने पोषक तत्व वो खा रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे प्रिवेल कर रही है, वो सारी चीज़ें अगर इंप्रूव करेंगे तो स्टंटिंग को भी हम कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे में ये देखो, अभी की सिचुएशन अगर इंडिया की देखें तो स्टंटिंग जो है ना बच्चों के अंदर, 5 साल तक के जो बच्चे हैं 0 से 5 साल, उनमें उम्र के हिसाब से हाइट बहुत कम है और स्टंटिंग की प्रॉब्लम लगभग 35% तक अभी चल रही है। तो इसको हमें और रिड्यूस करने की ज़रूरत है। 3 पिलर हो गए। चौथा पिलर वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, एक ये पैरामीटर बता रहा है, बोला इस बेसिस पे भी हम चेक कर सकते हैं कि वाकई में ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट कितना क्या हम अचीव कर रहे हैं। तो देखो, ये मेजर करना तो डिफिकल्ट है, बट राइटर यहाँ पर एक इनोवेटिव सजेशन देते हैं, वो ये कि हम 10 की रिवर्स को हम आइडेंटिफाई कर लें, 10 मेन रिवर्स को आइडेंटिफाई कर लें और उनके लिए कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट्स को फिक्स कर दें और एक पीरियोडिसिटी भी फिक्स कर दें। कैसे कि मान लो गंगा रिवर जो है वो अगर भागीरथी के तौर पे, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन होती है, क्या बोलते हैं हम इसको, गंगोत्री से। इसके बाद में आप फिक्स कर लो उस गंगा रिवर के ऊपर कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशंस और वहां पर आप चेक करो कि पानी की क्वालिटी क्या है, पानी का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। और ये चीज आप इसी तरीके से 10 अलग अलग रिवर्स पे करो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे देश के लिए। इससे क्या हो जाएगा कि हमें पानी की अवेलेबिलिटी और पानी की क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। सेम चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल के लिए भी। इससे क्या हो जाएगा कि एक्चुअल में एग्रीगेट वाटर हेल्थ हमें आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया चौथा सजेशन कि पानी की अवेलेबिलिटी और पानी की क्वालिटी, इसके ऊपर हम मतलब इसको हम ऑब्जर्व करें। पांचवा जो है वो क्वालिटी ऑफ पॉलिटी। कल हमने एक आर्टिकल भी देखा था जिसमें एस वाई कुरैशी जी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या कंटेक्स्ट उठाया था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बोला इस चीज़ को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे पार्लियामेंट हो, इनमें जितने भी इंडिविजुअल्स एमपी या एमएलए के तौर पे आके बैठ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल केस है या कोई भी पेंडिंग केस चल रहा है या उनका कन्विक्शन हो गया है, तो उस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है, उस चीज़ को मेजर करना ज़रूरी है। तो ये बोले 5 पिलर हैं, 5 पॉइंट्स हैं, वो मेरी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ। और कुछ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं कि एडिशनल और ओपिनियन अपना दे सकते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की, सर्वे करवाया और इनको जब हमें पता पड़ा कि क्या सिचुएशन चल रही है इन 5 पैरामीटर्स की, तो हम इनके लिए वर्कआउट करके कंडीशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बड़ी इनोवेटिव चीज़ बताइए, इसलिए आर्टिकल हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। फिर राइटर आगे बोल रहे हैं कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि अगर वाकई में एक कंट्री की सिचुएशन को आप देखना चाहते हो ना, तो आप वहाँ पर ये देखो कि वहाँ की औरतों के साथ में कैसा बिहेवियर होता है, कैसा ट्रीटमेंट उनकी वहाँ की औरतों को मिलता है। तो उस चीज़ को आपको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा कि वाकई में वो कंट्री किस लेवल का है, ठीक है। तो हमने अभी ये 5 पिलर्स देखे ना, इधर इन 5 पैरामीटर्स में से 2 तो थे वो वुमेन के एम्पावरमेंट से संबंधित थे। एक तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना और दूसरा जो पेमेंट से संबंधित इनइक्वालिटीज है उनको आप करेक्ट करो, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को करेक्ट करके और बाकी बचे हुए जितने फैक्टर्स हैं उन पे अगर हम काम करें तो देखो फिर बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट हम आसानी से एंश्योर कर सकते हैं। वही चीज़ कि जीडीपी के साथ साथ में आपने इक्वालिटी या फिर जो सोसाइटल गैप है कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, उनको भी हम करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। साथ में एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, इनको भी हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, इसीलिए स्टंटिंग वाला सेगमेंट इन्होंने यूज़ किया। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। बोला इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज़्यादा होने वाली है और इसमें इंडिया अपने आप को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, जिसका असर देखो लाइवलीहुड पे पड़ेगा, हेल्थ पे पड़ेगा, या फिर आप कोई से भी सेगमेंट में जाके देख लो, क्लाइमेट चेंज का पूरा असर देखने को मिलेगा। तो हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर अपने को तैयार करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जैसे ही हमारे लोगों को हम ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे एम्पावर कर पाएंगे तो वो और अच्छे से क्लाइमेट चेंज जैसी पोजीशन में भी अपने आप को एक कह सकते हैं ना रोबस्ट वे के अंदर या रेजिलिएंट वे के अंदर स्टैंड कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है वो कुछ मेजर्स बताए हैं यहाँ पर, और जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड,
सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, पॉलिटिकल क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें। बोला इन चीज़ों को अगर हम करेक्ट कर लेंगे ना तो हमारा देश अपने आप ही फिर बाद में वही चीज़ है कि 75 साल हो गए तो 75वां साल पूरा सेलिब्रेट करने वाले हैं हम आने वाले 1 साल में। तो बोले ये चीज़ बड़ी इनोवेटिव है, इसके लिए काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ चाहे कितनी ही ज़्यादा हो, अगर यहाँ पर हमारे लोगों की वेलफेयर इंश्योर नहीं हो रही है तो इसके लिए हमें कुछ इनोवेटिव काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ जो कि अभी दी गई है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट के तौर पे राइटर के द्वारा। बोला 75वीं एनिवर्सरी में हम इसको लागू कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वी द पीपल मिस आवर पार्लियामेंट, मिस आवर हाउस। ठीक है, मीनाक्षी गुरुस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, मेनका गुरुस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया, देखो 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो कि पहला साल जो था फ्रीडम का, उसके कंपैरिजन में आज के साल को देखें तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री हमें रिमाइंड करती है कि वाकई में कितने वेरिएशन अभी देखने को मिले हैं। और अभी आज तो पेंडेमिक भी हमारे दरवाजे पे खड़ी है और लगातार हमें परेशान करने की पूरे तरीके से हथियार अपने फेंकने के लिए रेडी और फेंक रही है लगातार ये पेंडेमिक, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास में जो भी लाइव्स हम लूज़ कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं? क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो अनसर्टेनिटी से बाहर निकल चुकी है? या फिर इसी चीज़ के चलते हैं आप देखो कि एक तो ये सिचुएशन हो गई, और एक जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारा हाल क्या था कि जो खुशी हमें इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए थी वही पार्टीशन के दुख में कन्वर्ट हो गया था। तो उस टाइम पे पार्टीशन और इस टाइम पर पेंडेमिक, दोनों चीज़ों में आप सिचुएशन को देखोगे तो आपको फील मोर और लेस इक्वल मिलेगी। पर आज जो सिचुएशन इंडिपेंडेंस के बाद में है वो थोड़ी दुखद हो जाती है, वो थोड़ी परेशान करने वाली हो जाती है। और ये हाल कोई पेंडेमिक के टाइम पे नहीं है, पेंडेमिक से पहले भी हमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, कि कितनी ज़्यादा बातें पार्लियामेंट में हो रही है अगर कोई भी कानून पारित वहाँ पे करवाया जाता है, किसी भी एक्ट को अगर वहाँ पे पास करवाने की बात की जाती है। तो देखो अगस्त 14, 1947 को जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया को जब एड्रेस किया था, और एड्रेस करने की लोकेशन क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो हाउस था, जिसको पीपल्स हाउस या आज हम जिसको लोकसभा बोलते हैं, उसी जगह पे वो स्पीच उनका हुआ था। और उन्होंने ये कहा था कि जब सारी दुनिया सो रही है तो इंडिया उस टाइम पे जग रहा है। रात के 12 बजे का स्पीच है ये। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जो 12th की आप बुक पढ़ोगे ना, उसमें पूरा ये दिया हुआ है स्पीच, क्या बोला था उन्होंने पूरा डिटेल में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है ये, जिसमें पार्टीशन से रिलेटेड भी सारा सिचुएशन पूरा क्लियर हो जाती है। इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। खैर आगे देखो तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आप देखते हो कि पार्लियामेंट जो है वो पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल से लेकर अब तक शुरुआत हुई कब से? 1947 में 14 अगस्त को पार्लियामेंट में फर्स्ट स्पीच रात को 12 बजे, राइट। मतलब 15 अगस्त आ चुकी थी। उसके बाद में अब मार्च 2020 से लेकर के अब तक की सिचुएशन देखें, जिसको हम पेंडेमिक एरा बोल रहे हैं, तब से लेकर अब तक पार्लियामेंट की क्या कंडीशन रही है, एक बार उस पर नज़र डालें तो देखो 2020 में पार्लियामेंट जो सेशन में जितनी बार भी बैठी, टोटल 33 डेज के लिए। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के बेसिस पे बताया जा रहा है। 2021 का जो मॉनसून सेशन अभी रिसेंटली खत्म हुआ है कल परसों, उसमें आप देख सकते हो कि लोकसभा 19 दिन के लिए मिली और हर दिन एवरेज 6 घंटे के लिए उनकी सिटिंग रही। ठीक है, तो जो एवरेज होना चाहिए था वो 21 आवर्स होना चाहिए था, जो कि उसके कंपैरिजन में बैठी कितनी? केवल 6 आवर्स। प्रोडक्टिविटी कितनी है? केवल 21%। इसी के कंपैरिजन में पेंडेमिक ब्राजील में भी चल रहा था, पेंडेमिक यूएसए में भी चल रहा था, जबकि ब्राजील की पार्लियामेंट ने तो एक एप्लीकेशन डेवलप की जिसको बोला गया इन्फोलैग, और उसके बेसिस पे वहां पर नॉर्मल प्री पेंडेमिक टाइम पे जितनी पार्लियामेंट की गैदरिंग होती थी ना ब्राजील में, उससे ज़्यादा वहां पर आप देखो डिबेट हुए, डिस्कशंस हुए हैं ब्राजील के अंदर। तो आप एक तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो पार्लियामेंट, उसको कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ पर फिजिकल मीटिंग हुई है 130 डेज 2020 के अंदर, जबकि
नॉर्मल डेज में वो कितनी बार मिलती हैं एक साल के अंदर? 130 दिन। उसके कंपैरिजन में कितना कम हुआ? केवल 17 डेज कम। तो ऐसे सिचुएशन में यूएसए के अंदर तो फिजिकल गैदरिंग भी अच्छी खासी हुई है वहाँ पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेंडेमिक के चलते आपने यहाँ पर पार्लियामेंट में मीटिंग कम बुलाई, नहीं तो रिस्क ज़्यादा हो जाती। तो ये चीज़ क्या हुई फिर? ब्राज़ील में तो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ और यूएसए के अंदर तो मीटिंग अच्छी खासी हुई है। तो आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। जबकि हमारे यहाँ पर लोकसभा की प्रोडक्टिविटी कितनी आई? 21%। दूसरी तरफ राज्यसभा की बात कर लो। राज्यसभा की अभी जो पेंडेमिक टाइम पे प्रोडक्टिविटी देखोगे ना, तो बहुत ही पुअर देखने को मिली है। ठीक है, और प्री पेंडेमिक टाइम पे भी राज्यसभा कोई अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप देखो लगभग 25% जितना शेड्यूल टाइम था, केवल 25% ही मीटिंग करती है राज्यसभा इस टाइम पे। ठीक है, वही पीआरएस की कोटेशन दे रही है कि हाँ, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। आप देखो मॉनसून में, इस मॉनसून सेशन में 2021 के में 15 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए और आप देखो कि इन 15 बिल्स को किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में रेफर नहीं किया गया। राज्यसभा का हाल ही है। जबकि राज्यसभा को स्टैब्लिश क्यों किया गया था? वहां पर इंटेलेक्ट्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं। वो लोग अगर डिबेट नहीं करते हैं, डिस्कशन नहीं करते, तो फिर पार्लियामेंट कहाँ फंक्शन कर रही है? और जब पार्लियामेंट ही फंक्शन नहीं करेगी तो क्या वाकई में डेमोक्रेसी है? ये एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखो लोकसभा 2019 में केवल 12% बिल के ऊपर ही कमिटीज को रेफर कर पाई। मतलब आप देखो कि ये तो अभी पेंडेमिक का टाइम है, तब जाकर के आपने 15 बिल्स जो हैं बिना कमिटीज को, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किए बिना ही आपने बिल्स को पारित कर दिया। दूसरी तरफ जब हम पेंडेमिक से पहले के टाइम की बात करें 2019 की, तब भी लोकसभा के अंदर लगभग 12% ऐसे बिल्स थे जिनको कमिटीज के पास में रेफर ही, मतलब केवल 12% बिल्स को ही कमेटी के पास रेफर किया गया। तो ये सिचुएशन क्या हो गई? आप मानो कि 88% बिल्स बिना कमिटीज के अंदर डिस्कशन हुए और आपने पारित कर दिए। एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डिबेट इनके लिए होती है, पर बोला जाता है कि पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर्स हैं, सबको बोलने का मौका नहीं मिलता, तो बिल्स को रेफर कर दिया जाता है किसको? कमिटीज को। अब कमिटीज में भी आप बिल्स को रेफर नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब क्या बिल बना रहे हो, क्या कानून बना रहे हो? इसी का रिजल्ट क्या होता है कि अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, और एक तरीके से लॉन्ग टर्म में आपका एक भी बिल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होता। तो सिचुएशन क्या हो गई है कि प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट की खुद की तो कम है ही, जबकि वहां पर कमिटीज का प्रोविजन ऑलरेडी है, उसको भी आप यूटिलाइज नहीं करते हो। इसके अलावा 16th लोकसभा की बात करें जो 2014 से 2019 के बीच चली, उसकी प्रोडक्टिविटी 27% थी। 15th लोकसभा की बात करो तो वहां पर 71% थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा गलत बोल गया। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जहां हम 2019 में लोकसभा में केवल 12 बिल्स को ही कमिटीज को, 12% बिल्स को ही कमेटी को भेजा गया, सेम चीज आप यहां पर देखोगे 16वीं लोकसभा के टाइम पे केवल 27% बिल्स को ही भेजा गया था। उसके कंपैरिजन में 15th लोकसभा यूपीए गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पर 71% बिल जो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे उनको कमिटीज को रेफर किया गया था। तो पिछली 2 कंसेक्यूटिव लोकसभा में, मतलब 16th एंड 17th में बिल्स के ऊपर डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, डिबेट बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की जो टेस्टिमनी है, एक्सपर्ट्स का जो आइडिया है, आप कैसे फिर वहां पर हार्नेस करोगे? कैसे फिर आप लॉस बना रहे हो? फिर तो वही बात हो गई, सारा एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं काम। ठीक है, फॉर्मेट बना दिया, बिल को पारित कर दिया, मेजोरिटी आपके पास में है, काम हो गया। फिर उसके बाद में क्या है जी? कानून इंप्लीमेंट कर दोगे, और उस कानून में जब तक आप अपोजिशन पार्टीज को नहीं इन्वॉल्व करोगे तो अपोजिशन पार्टीज के ऊपर क्या हो जाता है कि उनको स्पेस नहीं मिलता है। तो फिर बाद में देखो उनको आवाज उठाने के लिए तो मौके ही देखने होते हैं, और उसी के चलते पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। ठीक है, ओपोजिशन को अगर प्रॉपर बोलने का मौका दिया जाता ना, तो ये सारे के सारे जो अभी पार्लियामेंट का जो हाल हुआ है ना इस मॉनसून सेशन में, ये नहीं होता। या फिर फार्मर्स के जो बिल हम देखते हैं, 3 लॉज की हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड, उनमें क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? फार्मर्स क्यों रोड पे हैं? क्योंकि उनसे अच्छे से डिस्कशन नहीं किया गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और अगर बात भी की गई तो केवल और केवल इस तरीके से, हाँ जी आप अपने आइडियाज दे जाओ, हम माने या ना माने वो हमारे ऊपर है। तो ऐसे, और ऑपोजिशन पार्टीज को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक एथोस के अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई देती हैं। फिर आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये है
कि लोकसभा ने केवल 9 मिनट स्पेंड किए हैं किसी मतलब सप्लीमेंट्री बजट को पारित करने में, और सप्लीमेंट्री बजट का अमाउंट कितना था? 15,750 करोड़ कोविड 19 के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। इतने बड़े अमाउंट के लिए सिर्फ आप देखो, आप 9 मिनट्स का डिस्कशन कर रहे हो, तो ये चीज क्या है? फंक्शनिंग के ऊपर डाउट क्रिएट करती है कि क्या हम चाह रहे हैं। बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम डिबेट होना, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही गलत है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो 75th ईयर हम हमारी फ्रीडम का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो लॉयर्स हैं, स्टूडेंट, ये आप बोल रहे हैं खुद राइटर कि मैं एक लॉयर भी हूँ, साथ में एक स्टूडेंट भी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं खुद देखती हूँ कि जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे फोर फादर्स ने बनाया था, उन्हीं लाइंस के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अभी बहुत मतलब जो हमने एनविसाज किया था हमारे फोर फादर्स ने, वो बहुत ही कम अचीव कर पा रहे हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने ये सोचा था कि ब्रिटिशर्स से हमें छूट लेनी है कि कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए, और हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद से, हमारी जो टारगेट्स थे जिसमें हमने एक तो इक्वालिटी को प्रमोट करना, एक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और एक फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोवाइड करना, जिसको फंडामेंटल राइट्स के तौर पे हम देखते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो चीज़ें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट करनी शुरू की थी दिसंबर 1946, और उसके बाद में आप देखते हो कि 1946 से लेकर के 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग का काम होता है, पूरा डिस्कशन होता है, और फिर बाद में एनफोर्समेंट में, ये अडॉप्ट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, आप एक्यूरेट चलो, अडॉप्ट की बजाय एनफोर्समेंट, क्योंकि अडॉप्ट एनेक्ट तो हमने 26 ऑफ नवंबर 1949 को ही कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट एनेक्ट कर लिया था। प्रीएम्बल पढ़ो आप, तो अडॉप्ट वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, पता नहीं राइटर ने क्यों लिखा है, जबकि एनफोर्समेंट में आया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो आप देखो कि पहली मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार यहां पर मिली थी, वो भी कब? जब हमारे इंडिपेंडेंस को 7 महीने बाकी थे। हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 15 अगस्त ऑफ 1947, और फर्स्ट मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हो गई थी? दिसंबर 1946, अराउंड 7 मंथ्स पहले ही। और रिजल्ट क्या है कि 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ जाता है। अब आप देखो टाइम बीतता है, और साथ में उसी टाइम पर सिचुएशन ये बनती है कि जो मुस्लिम्स है या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर जो डिवीज़न होता है, वो फिर बाद में क्या रिजल्ट देता है कि जो डिस्प्लेसमेंट था, गजब का माइग्रेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे निर्दोष लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो जो खुशी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? गम के अंदर, और 2 नेशन स्टेट क्रिएट होते हैं। किसी ने भी शुरुआत में जब फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी फाइट शुरू की थी, तब ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से 2 कंट्रीज में डिवीजन होगा इंडिया का। ठीक है, दिल्ली जो था, जो हार्टलैंड जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता गया कि जो पुराना किला, वहां पर रिफ्यूजी कैंप्स वहां पर देखने को मिले, जहां पर एक तरफ जो हिंदूज थे या जो भी नॉन मुस्लिम्स थे, उन लोगों को तो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आना पड़ा, और इंडिया से मुस्लिम्स जो थे, जो नॉन हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स पर्टिकुलरली, उन लोगों को इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि उस टाइम की सिचुएशन एक बार इमेजिन करो, उसके बावजूद भी आज तक इंडिया इंडिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी फंडामेंटल राइट्स एनविसाज्ड हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को एनविसाज या इन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करते हैं, तो आज ये जो सिचुएशन बन रही है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की थी ना। तो वहां पर पार्लियामेंट अगर काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है इंडिया में। जब हमारी फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गैदर हुई थी ना, तो उस टाइम पे 296 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पर कितने बंदों ने उस फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया था? 210 मेंबर्स ने। 86 मेंबर्स ने बाइकआउट कर दिया था, ये कह के कि बिल्कुल भी ठीक काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। तो उन्होंने ये कहा था कि यहां पर कोई लीगल राइट या लीगल क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगा कि इन 86 इंडिविजुअल्स को भी हमें परसुएड करने की जरूरत है, जिससे कि ये पार्टिसिपेट कर सके और अपने ओपिनियन दे सके। इसका मतलब क्या हो गया कि डिसेंट को भी एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी थी कि नाराजगी अगर किसी के मन में है तो कम से कम सुनो तो सही कि वो नाराज क्यों है।
इससे क्या होगा, उसकी नाराज़गी का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो डेफिनेटली हमें आउटकम पॉजिटिव मिलेगा। तो सेम चीज़ आज आप अप्लाई क्यों नहीं करते हो? उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी थी मेन, पर कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड इंडिविजुअल्स थे, तो उन लोगों को वहां पर बुलाना, ठीक है, दोबारा से कि भाई आओ, आप बैठो तो सही, बात तो बताओ कि आपके प्रॉब्लम क्या है। तो इसको उपेंद्र बख्शी जी के द्वारा यह कहा जाता है कि ये एक मिक्सिंग टेक्निक है, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, परसुएड करते हो, राजी करते हो, बार्गेन करते हो, पॉलिटिक्स अप्लाई करते हो। इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि आप अपने प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स सबको सुन करके फिर एक बैलेंस्ड मैनर में आगे बढ़ने की शुरुआत करते हो। और यही तो डेमोक्रेसी है। इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि पार्टीशन जब हुआ था उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो चैलेंजेस सामना किया था, उसमें भी जब बार्गेन अच्छे से किया गया था ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में, या फिर जो लोग भी कांग्रेस के साथ में, या फिर उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी आप कह सकते हो टारगेट्स थे उनके साथ में, वो लोग बिल्कुल भी अपनी रजामंदी नहीं रख रहे थे, उन लोगों को बुला करके उनसे बातचीत की गई थी। तो आज क्यों नहीं आप डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को प्रॉपर कर रहे हो? करनी जरूरी है, ये बताई जा रही है राइटर के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिटर्न ऑफ स्पेक्टर। देखो, तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाए चला जा रहा है। अफगानिस्तान में 1996 में तालिबान का रूल आया था, ठीक है। उसके बाद में तालिबान ने वहां पर मेडिवल पीरियड की जो क्रूएलिटी थी उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया और एक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान शुरू कर दिया था, जो कि बिल्कुल टिपिकल शरीयत लॉज पे काम करना शुरू कर चुका था। आज लगभग 25 साल हो चुके हैं, 1996 से लेकर 2021 तक देखें तो 25 साल हो गए हैं जब से लेकर अब तक, और 2 दशक बीत गए हैं जब काबुल से तालिबान को हटा दिया गया था यूएस और नेटो की फोर्सेस के द्वारा। उसके पीछे मुद्दा आपको पता ही है, 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था अलकायदा के द्वारा किया गया था, और अलकायदा को जो रहने की जगह है वो प्रोवाइड की गई थी तालिबान से, तो तालिबान के द्वारा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि यूएस और नेटो की फोर्सेस की इंटरवेंशन हो जाती है, और उसके चलते क्या हो जाता है कि वहां पर अब एक डेमोक्रेटिक मैनर में कंट्री काम करना शुरू करता है, और उसी के चलते वहां पर जब डेमोक्रेटिक एथोस पे जब कोई शुरू हो जाती है ना जिंदगी, वहां पर फिर वो फ्रीडम की डिमांड करता है, लिबर्टी की डिमांड करता है। और उन्हीं चीजों को अगर तालिबान अब वापस से आ चुका है, पावर में आ रहा है लगातार, तो ऐसे में फिर से वो इसी तरीके से टिपिकल इस्लामिज्म को अप्लाई करेगा, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं वहाँ के लोगों को। देखो, 1990 के टाइम पे तो क्या था कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान वाला रीजन जो था ना, जहाँ पे पश्तून्स ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पर क्या था, एक नॉर्दर्न अलायंस करके एक ग्रुप बन के आया था। वहाँ के लोकल जो भी लोग भी थे, लोकल कम्युनिटी के लोग थे वो, तो उन लोगों ने तालिबान को लगातार चैलेंज किया था। आज तो नॉर्दर्न अलायंस है भी नहीं, तो तालिबान को चैलेंज करने के लिए लोकल लोग भी नहीं है यूनाइटेड। दूसरी तरफ नेशनल डिफेंस की बात करो या सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करो, तो अफगानिस्तान में लगभग 1,80,000 स्ट्रॉन्ग नेशनल आर्मी अवेलेबल है। दूसरा, पुलिस फोर्सेस की बात करो तो लगभग 1.5 लाख पर्सनल्स उनमें है। पर सवाल यह आ जाता है कि अभी जो 31 अगस्त की जो डेडलाइन है ना, जहां पर अमेरिका अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है लगातार, और तालिबान अपनी तरफ से लगातार पूरे प्रेशर के साथ में अफगानिस्तान की टेरिटरी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तालिबान को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, चाहे आपके पास में कितनी ही पुलिस फोर्स हो और कितनी ही आपके पास में आर्मी में पर्सनल्स हो। ठीक है, आगे बात आ जाती है, यूएसए ने यह भी कहा है कि वो 3,000 ट्रूप्स को फिर से भेजेगा। किस लिए? कि काबुल एम्बेसी में जो भी यूएसए के स्पेशल एनवॉयज हैं, वो मतलब जो भी पर्सनल्स अभी काबुल एम्बेसी के अंदर लोकेटेड हैं अमेरिका के, उनको बचाने के लिए। और अभी जो यूएसए की तरफ से जो स्पेशल एनवॉय है ना अफगानिस्तान में, उनका नाम है ज़ाल्मी खलीलजाद। उन्होंने ये कहा है कि दोहा एग्रीमेंट में जो भी बातचीत की गई थी ना, उसमें ज़्यादातर फोकस क्या था कि अमेरिका जो है वो तालिबान को राजी करके और खुशी खुशी और चुपचाप बाहर निकलना चाह रहा है सेफ्टी से। ठीक है, ये इनके स्टेटमेंट से पता पड़ता है। ठीक है, दोहा एग्रीमेंट में यूएसए ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पहले इन्वॉल्व करने से बिल्कुल मना कर दिया। तो आप देखो ये धोखा हुआ कि नहीं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के सरकार के साथ में, और तालिबान को आपने खुश कर दिया। अब हाल क्या हो गया है, सब कुछ चारों तरफ केवल चिथड़े ही चिथड़े उड़े हुए पड़े हैं। टैटर्स का मतलब ये होता है कि हर तरफ जो है वो
सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान में। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अभी तालिबान अलकायदा से अपना कांटेक्ट खत्म नहीं कर पाया है और ना ही खत्म कर रहा है। तो अलकायदा जिसका मेन हाथ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक करने में, तो वो अभी भी भाईचारा इनके बीच में खत्म नहीं हो रहा। इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर पाकिस्तान का जो जिहादी सेगमेंट है ना, उसका असर अफगानिस्तान में पूरा देखने को मिल रहा है। और यही चीज कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी चिंता की ही बात है कि पाकिस्तान की पकड़ अब तालिबान के रूल में आते ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, उनका भी यही कहना है। साथ में इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर है खालिदा पायंदा, उन्होंने तो देखो ऑलरेडी गवर्नमेंट को छोड़ दिया है कि भाई अगर गवर्नमेंट में रहेंगे तो ज़्यादा रिस्क रहेगी, तो इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बोला गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मुझे रिजाइन करना है। अब आप देखो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसके द्वारा यह कह दिया गया कि लगभग 4 लाख अफगानी जो सिविलियंस है ना, वो अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, फ्ली कर चुके हैं। ठीक है, और आप देखो इसमें सबसे ज्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। ओके, साथ में 90 ऐसे इंडिविजुअल्स की डेथ हो चुकी है, या मीडिया हाउसेस में जो काम करने वाले लोग थे उनकी डेथ लगातार बैक टू बैक तालिबान उनको असैसिनेट करने में लगा हुआ है। इसके अलावा तालिबान के साथ में अशरफ गनी ने पावर शेयर करने की बात की, पर तालिबान जो है वो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहा है। वजह क्योंकि तालिबान खुद ये सोच रहा है कि जब मेरी पकड़ पूरे देश पे ही बन रही है तो क्यों मैं फिर अशरफ गनी जैसी सरकारों को क्यों एंटरटेन करूं। तो तालिबान जो है वो पकड़ बना रहा है। दूसरा, तालिबान को सपोर्ट पश्तून्स का भी मिल रहा है और जो मेजोरिटी कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी है वहां पर। इसके अलावा रशिया और चाइना भी तालिबान को पूरा सपोर्ट करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तालिबान को हर तरफ से प्लस मिल रहा है, और पाकिस्तान तो देखो आंख मीच करके वैसे ही आंख बंद करके सपोर्ट देता रहता है। ओके, अब देखो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये प्रपोजल रखा था ना कि अब कैसे भी करके यूएस का एग्जिट होना चाहिए, बोला 20 साल में हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं अफगानिस्तान में ये जो सिस्टम है उसको प्रॉपर मैनेज करने में, तो इसके लिए पाकिस्तान ने ही तालिबान और यूएस के बीच में बातचीत को कंडक्ट कराया। ये चीज हमारे लिए बड़ी झटके वाली चीज थी, क्योंकि अफगानिस्तान अगर इनस्टेबल होता है तो रीजनल इंस्टेबिलिटी आती है और उसका असर फिर इंडिया पर आता है, देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं 1990s के टाइम पे किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, वहां से उनको निकाला गया था। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कि अभी इंडिया के लिए थोड़ी सी रिलीफ की जो बात है वो है ट्रोइका प्लस मीटिंग जो है। ट्रोइका प्लस का मतलब होता है यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। लिख लो इसको, ट्रोइका प्लस रिसेंटली न्यूज में था। ये किससे एसोसिएटेड है? ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान में रिजीम को लेकर के ये एक मीटिंग होती है जिसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, यूएस, रशिया, चाइना, ट्रोइका प्लस पाकिस्तान। तो ये चारों ने अभी इंडिया को इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इंडिया के लिए हल्का सा सुकून की बात है। पर सवाल यहां पर आ जाता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जितने रिफ्यूजीज हमने पास्ट में रिसीव किए हैं ना अफगानिस्तान से, हो सकता है उतने ही रिफ्यूजीज या उससे ज़्यादा नंबर्स में हमें और रिसीव करने को मिले। क्योंकि अफगानिस्तान में जब भी तालिबान का रूल था उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस आया था, वहाँ से अपनी जान बचा करके लोग पाकिस्तान क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर हुए थे। सेम चीज़ बोला अब भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सिचुएशन जो थी वो हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया, बाकी टाइम बताएगा आगे क्या होता है। ट्रोइका प्लस जरूर याद रखना आप। ठीक है, चलिए ठीक है, इस डिस्कशन में इतना ही है। बाकी तो देखो ये इंडिपेंडेंस से संबंधित ही आर्टिकल है, बट इस आर्टिकल में ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे नहीं लगा जो हम यूज कर सकें। ठीक है, आप एक बार इन पे खुद से नजर डाल लेना, जितने भी बचे हुए आर्टिकल्स हैं इंडिपेंडेंस एसोसिएटेड ही हैं, पर ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि हाँ जो आपको पता नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन अगर आपका कवर है तो वहां से आप यूज कर सकते हो। बाकी चीजें इतना मुझे ठीक नहीं लगी, तो एक बार आप खुद से पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।